बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट करते हैं। सईद बलोच साहब, आखिर वो फाइनल राउंड आ गया है जिसके 24 घंटे बाद तमाम पाकिस्तानी अपना हक राय दही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जिस ख्वाहिश का इजहार मार्च 2022 में इमरान खान ने किया था कि इलेक्शंस करवाएं, इलेक्शंस में जाएं, फ्रेश मैंडेट लें और नई हुकूमत बनाएं, वो वक्त आ गया है। इमरान खान बार बार अपील कर चुके हैं अवाम से कि निकलें, जुल्म का बदला वोट से दें। पहली बात तो ये है कि लोग कितनी तादाद में निकलते हैं, क्योंकि नून लीग के जितने जय्यद सहाफ़ी हैं वो ये इजहार कर चुके हैं कि अगर 50% से ऊपर का टर्न आउट हुआ तो मामला तो फिर एस्टेब्लिश भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। फिर बारी आ जाएगी इमरान खान, और होगा वही जो फिर इमरान खान चाहेगा। क्या देख रहे हैं, कैसी रही कैंपेन? पीटीआई की कैंपेन तो उस तरह इजाजत ही नहीं थी। 10% से भी कम लोग जलसा कर पाए, रैलीज कर पाए, अपना पैगाम लोगों तक लेके जा पाए। क्या वोटर इंटैक्ट है खान साहब की कॉल पर कि उनके उम्मीदवारों को कैंपेन करने की भी जरूरत नहीं? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब शायद इस तमाम तर जो मौजूदा मुश्किल वक्त है पीटीआई के लिए, उनके उम्मीदवारों के लिए, कारकुनों के लिए और पार्टी वर्कर्स के लिए, जो इस मुश्किल वक्त में अपनी पार्टी की, अपने उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब गुज़श्ता साल जनवरी में ही इन तमाम हालात को भांप चुके थे और इसीलिए अपनी गिरफ्तारी तक उन्होंने जो मुमकिन तौर पर जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा वो इंतखाबी मुहिम चला सकते थे, उन्होंने चलाने की पूरी कोशिश की और वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। लेकिन जो कमी कोताही उसमें रह गई थी, वो उसमें फिर बाद में जो पीटीआई के कारकुनान हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो उसमें करते रहे और मेरे ख्याल में यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रेडिट दिया जाना चाहिए पीटीआई के उन आम वर्कर्स को, उन जो ऑर्गेनिक इनके सोशल मीडिया को चलाने वाले लोग हैं, जो वॉलंटियर हैं, जो घरों में बैठकर मतलब देखें ना, आप सोशल मीडिया पे जाएँ, आपको पीटीआई की वो घरेलू खवातीन जो दिन को साथ-साथ काम भी कर रही होती हैं और शायद काम करते हुए उनके ज़हन में कोई ट्वीट आता है, तो वो ट्वीट भी कर देती हैं अपनी पार्टी के हक में। तो मेरे ख्याल में ये वो लोग हैं जिन्होंने हकीकी मायनों में पीटीआई का जो तमाम तर उनकी इंतखाबी मुहिम है, जो पैगाम है, जो बयानिया है, वो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद भी पूरे मुल्क में फैलाया है। मैं खुद ज़ाती तौर पर सोशल मीडिया चूँकि हम बतौर सहाफ़ी भी हर वक़्त इन चीज़ों से कनेक्ट रहते हैं, तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, मर्द हैं, बुज़ुर्ग भी शामिल हैं, मैंने उन लोगों को पीटीआई की ये इंतखाबी मुहिम चलाते हुए देखा है। और दूसरी जानिब मेरे ख़्याल में जितनी ज़्यादा फस्तायत पीटीआई के खिलाफ रियासत की जानिब से इख्तियार की गई है, मैं उसको भी एक तरह से पीटीआई की इंतखाबी मुहिम ही करार दूँगा। क्योंकि जिस तरीके से क्रैकडाउन किया गया, जिस तरीके से पकड़-धकड़ की गई, जैसे कागज़ात नामज़दगी जमा कराने, फिर छीनने, फिर उसके जाँच-पड़ताल के दौरान फिर तजवीज़ कुनिंदा, तायीद कुनिंदा और उसके बाद जो फ़हरिस्तें लगीं, इब्तदाई फ़हरिस्तें, फिर नज़रसानी शुदा फ़हरिस्तें और इवन के आज देखें, अब जिस वक़्त हम ये वीडियो कर रहे हैं, तकरीबन साढ़े 10 बजे का टाइम है, साढ़े 10 पौने 11 बजे का। इस वक़्त जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ अब से 1 घंटा पहले लोधरा में जहांगीर तरीन के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का की जो खातून उम्मीदवार थीं, इफ़्फ़त ताहिरा सुमरो, उनको बिठाया गया। वो पैसे के लालच में बैठ गईं या वो दबाव के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए, लेकिन ये बात हकीकत है कि वो दस्तबरदार हो चुकी हैं जहांगीर तरीन के हक में। तो अब हंगामी तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से एक और आज़ाद उम्मीदवार राव मोहम्मद कासिम के नाम से एक नौजवान को अपनी पार्टी का उम्मीदवार नामज़द किया है और उन्होंने कहा है कि 2 दिन है पार्टी के कारकुनान मज़कूरा हलके में राव मोहम्मद कासिम की बतौर पीटीआई कैंडिडेट इनकी तशहीर करें, इनकी मुहिम चलाएँ। अब चूँकि आज रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम का जो बाकायदा वक़्त है वो तो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इलेक्शन एक्ट के तहत कोई भी उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकेगा। फिर उसके बाद आपकी सारी वो चीज़ें आती हैं जो डोर टू डोर इंटरनल लोग कर सकते हैं। घर के अंदर 1-1, 2-2 फ़र्द हों, वो इस तरह आगे पार्टी का बयानिया लेके चलें, इंतखाबी मुहिम चलाएँ, पैगाम
आगे फैलाएँ, या फिर दूसरा सबसे बड़ा जो मीडियम है, जो पीटीआई जिसके ऊपर पिछले तकरीबन 2 साल से ख़ास तौर पर अपना सारा इन्हिसार उसने किया हुआ है, वो है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पर आज के दौर में आप देखें कि अभी जब हमने ये देखा कि ये नौजवान राव मोहम्मद कासिम को पीटीआई की जानिब से अपना उम्मीदवार नामज़द किया गया है, तो फौरी तौर पर एक तरह से आप समझिए कि लोधरा के हलके के लिए एक तरह से तूफ़ान आ गया। यानी कि वो पूरी जो पीटीआई की सियासी जमात है, जो बंदा कराची में बैठा है, जो बंदा अमेरिका, यूरोप में बैठा है, जो मुल्क के किसी और दूर-दराज़ इलाके में बैठा है, वो भी लोधरा के उस एक उम्मीदवार के लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रहा है। और मेरे ख़्याल में यही वो फ़र्क है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को दीगर सियासी जमातों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ करती है। वो उनकी एक तरह से दीगर सियासी जमातों से पीटीआई को अलग करती है, क्योंकि पीटीआई ने जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है, जैसे इंतखाबी निशान के हवाले से, हलकों के हवाले से, आप देखें ना पिछले दिनों जब इमरान खान के फ़ेसबुक पेज पर भी एक ऑटो बॉट जो है वो लॉन्च किया गया, जिसका मकसद ये था कि अगर आप कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली का कोई भी हलका लिखें, तो मुतलका हलके के जो पीटीआई का उम्मीदवार है, उसके इंतखाबी निशान और हलके से मुतल्लिक दीगर तफ़सीलात आपको इमरान खान के फ़ेसबुक पेज पर एक मैसेज करने से मिल जाती थी। तो इस लेवल तक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना, डिजिटल रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल करना, फिर सोशल जो डिजिटल मीडिया है उसका वर्चुअल जलसे के लिए इस्तेमाल करना, फंड रेज़िंग के लिए इस्तेमाल करना। आप ये देखें कि जब टिकटॉक के ऊपर पीटीआई की जानिब से अपना वर्चुअल जलसा किया गया, तो उसकी जो व्यूवरशिप है वो 16 मिलियन से ज़्यादा, यानी तकरीबन 2 करोड़ लोगों ने पीटीआई का वो टिकटॉक का जो जलसा था उसको बराह रास्त देखा। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी रीच कितनी ज़्यादा है। और मेरे ख़्याल में जितने भी मुश्किलात थी वो एक कहते हैं ना, इमरान खान साहब चूँकि अक्सर ये बात अपने जलसों में, तकरीरों में करते थे कि एक प्लान ये बनाते हैं और दूसरा प्लान प्लान अल्लाह बनाता है। तो इन्होंने अपनी तरफ से जो प्लान बनाया था पीटीआई को क्रश करने के लिए, पीटीआई को मेन स्ट्रीम मीडिया से आउट करने के लिए, उसके उम्मीदवारों को का रास्ता रोकने के लिए, बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया गया। मतलब कोई ऐसा हरबा पीछे रह नहीं गया जो शायद आज से 100 साल पहले अंग्रेज़ भी अगर उस वक़्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ करता, जो उस वक़्त कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सरबराही में तहरीक पाकिस्तान की जो है वो मूवमेंट लेके चल रहे थे। वो हरबे उस वक़्त अंग्रेज़ ने इस्तेमाल नहीं किए, वो हरबे उस वक़्त कांग्रेस और हिंदुओं ने इस्तेमाल नहीं किए, जो हमने मौजूदा दौर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ ये सब कुछ होते देखा। अंग्रेज़ ने भी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया था। अंग्रेज़ ने भी औरतों और बच्चों की इज़्ज़तों पर हाथ नहीं डाले थे। अंग्रेज़ ने बुज़ुर्गों को टारगेट नहीं किया था। अंग्रेज़ ने उस वक़्त लोगों की अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया था। भाई के इल्ज़ाम में बेटे को, वालिद को, भाइयों को या घर के दीगर अफ़राद को नहीं उठाया गया था। जिस तरीके से मियाँ इबाद फ़ारूक के साथ हुआ, उनके बच्चे के साथ हुआ, वो एक नौजवान बच्चा था अरसलान, जिसकी 5 बहनें थी और फिर उनकी बहनों के ऊपर पुलिस वालों ने गलीज़ कल मंडी नज़रें रखी। पावतीन में जो वाक़या हुआ है, जी, कादरी जी, साहब कल के वालिद बिल्कुल, के साथ। बिल्कुल। जी, जी, वो कादरी अफ़ज़ाल साहब के वालिद साहब के साथ जो एक अफ़सोसनाक वाक़या हुआ, तो बाजोड़ में ये जो हुआ, पीटीए के कई बाजौड़ में कैंडिडेट्स के बिल्कुल, साथ हो वो चुका। बाजौड़ में हुआ, रेहान ज़ेब के साथ जो कुछ हुआ, जी। मतलब कि अनगिनत वाक़यात हैं कि अगर आप उँगलियों पे गिनने बैठें तो शायद वो अमूमन कहा जाता है ना कि 1 से 100 तक गिनती भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे ख़्याल में हज़ारों ऐसे वाक़यात अगर गिनने बैठें तो शायद हज़ारों वाक़यात निकल आएँ, जो इस सारे दौर में हुए। और इसके बावजूद आप देखें कि इन्होंने जो भी प्लानिंग की, जो भी हरबे इस्तेमाल किए, वो हमें मुकम्मल तौर पर वो नाकाम होते नज़र आए। और ये सब कुछ करने वाले ना तो पीटीआई के बॉट थे, ना इसमें देखें ना तमाम मरकज़ी क़यादत 9 मई के वाक़यात के बाद या तो अंडरग्राउंड है, या वो पार्टी छोड़ चुके हैं, या वो जेलों में हैं। ये 3 ही वो ऑप्शन बनते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हों, इमरान खान हों, परवेज़ इलाही हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, या मियाँ महमूदुर रशीद हों, एजाज़ चौधरी हों, उमर सरफराज चीमा हों, या वो पीटीआई के दीगर जो सैकड़ों उम्मीदवार हैं, उनके रहनुमा हैं, जो जेलों में हैं। और इस सब के बावजूद पीटीआई ने मेरे ख़्याल में इन हालात में कोई सोच भी नहीं सकता था कि पीटीआई इतने तगड़े अंदाज़ में अपनी इंतखाबी मुहिम चला सकती है। रुकावटें थीं, सब कुछ था। लेकिन बात ये है कि जब आपके सारे रिसोर्सेज़ ही आपने
ज़मीनी जो उसके फैक्ट्स हैं वहाँ से उठा के आपने सोशल मीडिया पे डाल दिए। आपके जलसे जो शायद मुल्क में या एक शहर में देखे जाते, वो जलसे जब दुनिया भर में देखे जाने लगे, पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने आपको आपको कवरेज दी, तो फिर मेरे ख्याल में पीछे कोई चीज़ ऐसी नहीं रह जाती और फिर वही बात कि जो फस्तायत पीटीआई को दबाने के लिए इस्तेमाल की गई, वो कुदरती तौर पर पीटीआई की इंतखाबी मुहिम बन गई। अब 15 देखें कि दिसंबर को जिस रात ये ऐलान हुआ कि इलेक्शन शेड्यूल आ गया, उसके बाद कैंडिडेट्स उठाना शुरू हो गए, तारीख कुनिंदा, तजवीज़ कुनिंदा, फॉर्म छीनना, सब कुछ हो गया। अब उस राउंड को ताला लग गया। अब है फाइनल डे, 8 फरवरी, और उस दिन सबसे बड़ा रोल होगा पोलिंग एजेंट्स का। पीटीआई एक तो अपना वोट सिक्योर करने के लिए, पोलिंग एजेंट्स को सिक्योर करने के लिए क्या करे? अगर पोलिंग एजेंट्स ही नहीं होंगे, तो फिर धांधली को कैसे रोकेंगे? पहरा कैसे देंगे वोट पर? देखिए मेरे ख्याल में इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे मुझे जो लग रहा है ना क्योंकि जिन हालात का पीटीआई सामना कर चुकी है, हो सकता है कि इसमें पीटीआई भी कुछ स्टिंग ऑपरेशन टाइप कोई चीज़ें करे। मिसाल के तौर पे पोलिंग एजेंट किसी भी सियासी जमात का हो, उसका काम एक ही होता है कि उसने जो जब दूसरी नताइज पार्टी के वोट रोकने हैं, डलने नहीं जी, जी। देने जाली। जी, जी। उन चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी है, तो अगर पीटीआई के लोगों को मेरे ख़्याल में पहली बात तो ये है कि हर हलके के लिए जहाँ पर 1-1, 2-2 या 3-3 पोलिंग एजेंट होने चाहिए थे। मेरे ख़्याल में पीटीआई कम से कम 2-2 या 3-3 या 4-4 मुख्तलिफ ऐसे ग्रुप बनाएगी कि अगर इन लोगों को पकड़ा जाता है, तो फिर ये लोग हों, इनको पकड़ा जाता है, तो फिर उसके मुतबादिल हों और लेकिन मेरे इस ख़्याल में पहले टाइम था सर, उस दिन आपके पास कितने घंटे होंगे? सुबह 8 से शाम 5 बजे तक। आपके पास तो टाइम ही इतना होगा। उस टाइम में प्लानिंग आप क्या करेंगे? सबसे देखिए चैलेंजिंग मोड जो है वो डी डे जिसे कहते हैं, वो 8 फरवरी है। जी, जी, 8 फरवरी ही है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि सबसे देखें पोलिंग एजेंट का काम भी उस वक़्त होगा जो पोलिंग बूथ के अंदर होगा, पोलिंग स्टेशन के अंदर होगा, पोलिंग स्टेशन से बाहर भी बहुत सारी चीज़ है। पहली बात तो ये है कि आपने अपने सपोर्टर को वोटर में कन्वर्ट करना है। ये वो सबसे मुश्किल मरहला होता है जो किसी भी सियासी जमात के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन मेरी अपनी जो एक राय है, जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, जो चीज़ें मैंने मुख्तलिफ ग्राउंड के ऊपर भी, सोशल मीडिया पर भी और दीगर जो रिवायती मीडिया है उसके ऊपर भी देखी हैं। मेरे ख्याल में पीटीआई का उम्मीदवार जो वोटर होगा वो खुद चल कर आएगा, ना गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, ना पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, ना बिरयानी की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। वोटर खुद चल के आएगा और मेरे ख्याल में लोग कहते हैं कि शहरों के अंदर टर्नआउट बहुत अच्छा होगा, देहातों के अंदर अच्छा नहीं होगा। मेरे मुझे जो लग रहा है कि शायद देहातों के अंदर जो टर्नआउट इस है शायद दफा वो फैसला देहात वाले करेंगे। मेरी अपनी भी यही असेसमेंट है। जी, 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 जी। 265 सीटों पर डायरेक्ट इलेक्शन है। कितनी सीटें देख रहे हैं पीटीआई की? अब तो अंदाजा लगाना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। जो जलसों में अवाम ने माशाल्लाह से इनको रिस्पांस दिया, पीपल्स पार्टी को, जेयूएफ को, मुस्लिम लीग नून को, उसके बाद अंदाजा लगाना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखें, ये सारी चीज़ें दीवार पर लिखी हुई हैं और हम तकरीबन कोई पिछले 6 महीने से हम यही बातें कर रहे थे कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, जेयूआई हो, ये इनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप देखें ना कि मौलाना साहब का तो ऐसे समझे कि जैसे वो कोई फातिहा हो गई है जो जेयूआई फ़े है उसके अंदर कि मौलाना साहब तो जल से जुलूस ही नहीं कर सके, वो शौक से ही नहीं निकल सके, वो झटके वो जो उनकी सियासी उनकी सियासत को पहुँचे हैं, पीटीआई की जानिब से सबसे बड़ी जो एक चीज़ थी, वो ये थी कि ये मम्मी-डैडी बर्गर बच्चे हैं। मौलाना साहब जलसों में कहते थे ना कि आपकी ये तितलियाँ हैं, हम आपकी तितलियों की पैरों के नीचे अब ज़मीन तो गरम नवाज कर शरीफ भी देंगे। कहते हैं बर्गर बेबीज। जी, 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 जी। तो मौलाना यूथ साहब कहते हमारे थे कि साथ है, और बंदा जी, साथ जी। 65 साल का खड़ा था जो यूथ थी उनकी। जी, जी और वो जो उन्होंने वो चूसे हुए आम जी। जैसे मुँह बनाए थे, वो भी हमने देखे थे। तो वो तो मौलाना साहब कहते थे कि हम इन तितलियों के पैरों के नीचे ज़मीन गरम करेंगे। 9 महीने हो चुके हैं करामत मुग़ल साहब 9 महीने से भी ज़्यादा कोट लखपत जेल में हो या मुल्क भर की दीगर मुख्तलिफ जेलों के अंदर आप देख लें। वो जिनको मौलाना साहब तितलियाँ कहते थे, वो कुंदन बन चुकी हैं वो ख़वातीन। यास्मीन आयरन राशिद लेडीज। जी, जी, आयरन लेडीज़ आलिया हमज़ा हो या सनम जावेद समेत मुतअद्दिद वो ख़वातीन जो आज भी जेलों में हैं, तैयबा राजा भी उनमें शामिल हैं। ये वो लोग हैं
जिनके बारे में मौलाना साहब तंज़ करते थे और जो फस्तायत पीटीआई बर्दाश्त करके भी डटी हुई है, अगर मौलाना साहब के ये मदरसों के भी बच्चे होते ना तो शायद ये भी जूते छोड़ के भाग जाते। बिल्कुल। लेकिन ये सारी चीज़ें ऑन द ग्राउंड हैं। इस सब के बावजूद मेरे ख़्याल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इन तमाम सियासी जमातों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है। 265 सीटें आपने बताई हैं। मेरी जो अपनी एक राय है, मुझे लग रहा है कि अगर ज़्यादा ना भी हुई, तो 200 के आस-पास मुझे ये सीटें नज़र आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 200 मेरे ख़्याल में सही हो है। सकता है इससे इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। क्योंकि मुझे मुझे जो कुछ वो चीज़ें मिली हैं ना इस जो मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले जो हमारे पहुँचाए हुए एंकर और सहाफ़ी जो खबरें फैला रहे हैं, उनके मुताबिक कि मुस्लिम लीग नून जो है वो 100 से 110 सीटें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 50 से 60 सीटें और जो दीगर सियासी जमातें हैं उनको भी इसी तरीके से कुछ ना कुछ हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद ग्राउंड के ऊपर आप देखें, इनके जलसे देखें, अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है और मेरे ख़्याल में मुस्लिम लीग नून अगर पूरे मुल्क से ज़्यादा सीटें निकाल भी सकी, तो शायद 25 या 30 के दरमियान सीटें ही बनेंगी। मुझे ये नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून कोई हुकूमत आइंदा सही। आम इंतखाबात के बाद बना सकती है। ये नामुमकिन चीज़ है। ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और मेरे ख़्याल में मुझे लगता है कि जब इलेक्शन होंगे, तो दोपहर तक यानी 2 बजे तक या मैक्सिमम 2 बजे तक ही बल्कि 2 बजे तक आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन-सी सियासी जमात आम इंतखाबात में जीतने लगी है। मेरे ख़्याल में 8 फरवरी को आप हर जगह पे बस आपको इंसानी सर ही नज़र आएँगे, जो या तो जो होते हैं कैंप्स होते हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर वहाँ पर होंगे या आपको लाइनें नज़र आएँगी और तारीखी लाइनें होंगी। मेरे ख़्याल में हम सब अपनी आँखों के सामने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी करवट लेते और नींद से बेदार होते हुए देखेंगे। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी? इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।